हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट वीडियो में हम मैटर या इन आवर सराउंडिंग्स का इंट्रोडक्शन देखे थे, बेसिक टर्म देखे थे, मैटर किसको कह सकते हैं, और कुछ एविडेंस देखे थे कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं वो। तो हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें कल 3 चीज़ों को ऑब्जर्व किए थे। पहला क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, पहला प्रॉपर्टी ये था। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी वो उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा पढ़ा था हमने कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो लगातार क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। हमने एग्जांपल दिया था कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर है तो उसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी उनके बीच में गैपिंग होती है। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। और चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब चलिए चारों को देखते हैं कि कैसे इसका एविडेंस है, क्या है, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हम जो एक एग्जाम्पल बताए थे आपको कि अगर हम थोड़ा सा कलर ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट ले लें और उसको एक बीकर में डिजॉल्व करें, फिर उसका थोड़ा सा अमाउंट दूसरे बीकर में डालें तो वो भी कलरफुल हो जाता है। फिर उस बीकर का थोड़ा सा सोल्यूशन तीसरे बीकर में डालें तो देखते हैं कि वो कलरफुल होता जाता है। यानी उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको किसी भी बीकर में पहुँचाते हैं तो उसका अमाउंट कुछ जरूर जाता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो हमने जो बोला था कि शुगर को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो शुगर गायब हो जाता है। तो एक्चुअली शुगर जाता कहाँ है, तो चूंकि शुगर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है उनके बीच में जाकर वो छुप जाता है। तो उन्हीं जगह की वजह से हम क्लियर पे पहुंचते हैं कि जब शुगर गायब हो जाता है फिर भी सॉल्यूशन जो टेस्ट देता है शुगर का, यानी वो कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन में है, तो वो कहाँ होता है, तो जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है उन्हीं के बीच में। और इन्हीं स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो जो हम ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्लेन किए थे कि जब पॉलन ग्रेन्स को वाटर में देखा गया तो वो कंटिन्यूअस मोशन में थे, जिग जैग मोशन शो कर रहे थे, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, उनका डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा था। तो उससे क्लियर हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इन कंटिन्यूअस मोशन होते हैं। और चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर नहीं होते तो जो सॉलिड होता है वो सॉलिड के जैसे नहीं होता। लिक्विड जो होता है एक जगह जुड़ा नहीं रहता, जैसे हम रखते हैं चारों तरफ उसके सारे पार्टिकल्स बिखर जाते। तो वो कोई ना कोई एक फोर्स है जो उनको बाइंड करके रखी रहती है,
जिसको हम लोग जिसकी वजह से कहते हैं कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे फोर्स को हम लोग करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उससे 3 कंक्लूजन जो हम ड्रा कर रहे हैं मेन, एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन तीनों प्रॉपर्टी से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, तो इनके बेसिस पे हम मैटर को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेनली या फिर कहें तो ब्रॉडली। जब 2 और टाइप बढ़ जाते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट और प्लाज्मा, उस पर अभी डिस्कवरी चल रही है, रिसर्च चल रहा है, तो इसलिए उसको अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। मेन जो हमारा है वो ये कि मैटर को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट्स सो दैट वी कैन पुट फॉरवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए, उससे पहले 2 टर्म्स को हम लोग थोड़ा ध्यान दे दें, रिजिड एंड फ्लूइड। इन टर्म से आप पहले से वाकिफ हैं, फिर भी एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये टर्म है कि एक्चुअली। रिजिड का मतलब होता है दृढ़, इनफ्लेक्सिबल, जिनको हम लोग बेंड ना कर सके, जिसको मोड़ ना सके, जिसको हम लोग कंप्रेस ना कर सके, उसको कहते हैं हम लोग रिजिड। और फ्लूइड किसको कहते हैं? दैट कैन बी फ्लो, जो फ्लो हो सके उसको कहते हैं फ्लूइड। जैसे वाटर जो है वो फ्लो करता है, गैस जो है वो फ्लो करती है, एयर जो है वो फ्लो करती है, तो इनको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जबकि जो हमारा मार्कर है वो रिजिड है, जो ब्रिक है वो क्या है? रिजिड है। तो इन 2 टर्म्स का अभी यूज आने वाला है, जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो इसलिए इसको पहले एक बार जानना जरूरी था। तो जब हम चैप्टर को शुरू कर रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि 2 फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम देख रहे हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन हमको नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर वी कैन डिवाइड द मैटर इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड and gaseous state. We can divide these 3 states of the matter. मैटर को इन 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो 3 टाइप्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो देखना है। तो सबसे पहले जो सॉलिड होता है उसका डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सॉलिड? तो कोई भी मैटर जिसका शेप फिक्स हो और जिसका वॉल्यूम यानी जिसका शेप यानी वॉल्यूम फिक्स हो और जिसका मास कुछ हो, यानी जिसका डिफिनिट शेप हो और डिफिनिट वॉल्यूम हो, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। जैसे कि हमारा जो मार्कर एक तरह का सॉलिड है, इसका शेप हमेशा फिक्स है, यही शेप होगा, कहीं भी इसको रख लीजिए, वॉल्यूम इसका यही होगा। ब्रिक है, उसका शेप हमेशा वही होगा, किसी भी जगह ले जाएंगे तो वॉल्यूम उसका फिक्स होगा और शेप हमेशा फिक्स होगा। जो लिक्विड होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा। जैसे मतलब 1 लीटर अगर पानी है तो उसको बड़े से कंटेनर में रखें या 5 लीटर के कंटेनर में रखें या 50 लीटर के कंटेनर में रखें, वो हमेशा जो होगा 1 लीटर ही उसमें होगा, यानी उसका भी वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन अब अगर हम उसको एक बॉटल में रख रहे हैं तो उसका शेप वो कवर कर लेगा,
और अगर उसके बाल्टी में रख रहे हैं, बकेट में रख रहे हैं, तो उसका शेप कवर कर लेगा। तो जिस तरह के कंटेनर में रखते हैं वो उसी का शेप कवर कर लेता है, यानी इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप, शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। और तीसरा जो गैसियस है, गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका कोई फिक्स ना शेप होता है और ना फिक्स वॉल्यूम होता है, नीदर फिक्स शेप नार वॉल्यूम, ना ही फिक्स शेप होता है ना ही वॉल्यूम, दोनों जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, ना दोनों डिफिनिट नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसमें? पेन, टेबल, ग्लास, बोर्ड, बुक, कॉपी एटसेट्रा। लिक्विड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाटर, हनी, एल्कोहल, ऑयल, ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, ऑयल, एल्कोहल एटसेट्रा। गैसेस में क्या लिख सकते हैं हम लोग? एयर लिख सकते हैं, एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, ये सभी जो होते हैं ये गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं। तो अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हैं हमें सॉलिड की। तो जो हम 3 पॉइंट्स अभी इससे जब पहले देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, उसको अगर हम ज़रा रिमेंबर करें तो उसमें एक था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा क्या था? काइनेटिक एनर्जी। इन 3 टर्म की अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले टॉपिक में जब हम मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तब। तो अब इन तीनों को अगर इस पे देखें, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी पार्टिकल्स के बीच में जगह कितना होता है, तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज़्यादा गैसियस में होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो वेरी लेस होता है, और इसमें मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस इसमें होता है, और गैसियस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो स्पेस जो होता है एमंग द मैटर ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर, पूरे सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है वो होता है हमारे गैस स्टेट के पार्टिकल्स में। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स को बाइंड किए हुए, एक दूसरे से जोड़े हुए। तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट से अगर आसानी से समझ सकते हैं कि जब 2 चीज़ें एक दूसरे से जितने ही क्लोज रहेंगी उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा दूर होंगी तो फोर्स कमज़ोर होगा। जैसे कि आप सपोज करिए कि आप मेरे पास हैं तो हम आपको ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ेंगे कि आप हमसे जब दूर पे हैं, तब ऐसे हमने दूर से पकड़ने की कोशिश की तब हमारा फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब आप क्लियरली बता सकते हैं कि जब आप हमारे करीब हैं तो हम आपको ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में सबसे करीब होते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, उससे कम स्पेस होता है, उससे ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड में, तो इससे कम होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा होता है गैसियस में, वेरी फ्यू, बहुत कम होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तीसरा जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पार्टिकल्स इसके मूव करते रहते हैं, तो जब पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, और ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स काफ़ी करीब करीब होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेरी लो होगी, बहुत कम। और इसमें लिक्विड से सॉलिड से ज़्यादा, मोर देन सॉलिड, और इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होगा गैसियस पार्टिकल्स की,
जैसे कि जिसकी वजह से जैसे अगर एक कंटेनर में हमने कुछ गैसेस को रखे हैं तो जैसे ओपन करेंगे वो पूरे रूम में फैल जाएगा। जैसे अगर हमने स्प्रे लगाया कोने में रूम के तो पूरे रूम में बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। एक रूम में हमने कोई फूड रखा तो उसकी स्मेल पूरे रूम में बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। बॉटल खोल के रख दिया पानी तो बहुत धीरे धीरे फैलता है जब खुलता है तो, लेकिन जो गैस होगा वो काफ़ी तेज़ी से फैल जाएगा क्योंकि उनके काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तो काफ़ी तेज़ी से मोशन करते हैं। तो अगर हमको कंपेयर करना हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसियस में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। ठीक, फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसियस में। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैसियस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। तो ये हमारा जो कंपैरिजन था सॉलिड लिक्विड गैस का और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो सॉलिड के जब पार्टिकल्स इतने करीब हैं तो एक फिक्स वॉल्यूम में उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी डिफिनिट वॉल्यूम में उसके कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत करीब करीब होते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होगी। और इसकी लो होगी और इसकी वेरी लो होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। फिर एक और टर्म हम लोग लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि किसको हम लोग फोर्स लगा के कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर जैसे वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कि एक वाटर बॉटल है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कि एक डस्टर है उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा उसी को तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक डेस्क है, 4 लोगों को बैठने का डेस्क है तो उस पर 4 लोग बैठे हैं तो उस पर और उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं कि जब 2 लोग बैठे हैं तब कंप्रेस कर सकते हैं। तो 2 लोगों को बैठने पर 4 लोगों के सीट पे 2 लोग बैठे हैं तो उसको कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब 4 लोगों के सीट पे 4 लोग बैठे हैं तो कंप्रेस नहीं होगा जल्दी। यानी जितना ही ज़्यादा स्पेस होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही हाई होगी। और जब स्पेस बहुत कम होगा जैसे कि सॉलिड में होता है तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक तरह से कि नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे लिटिल पॉसिबल होगा और गैसियस में हाईली पॉसिबल होगा। बहुत आसानी से ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस में सबसे जो आसानी से कंप्रेस हो सकता है वो गैसियस है। जैसे एक बलून है उसमें एयर है, उसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। एक वाटर बॉटल है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत। लेकिन सॉलिड जैसे एक डस्टर रखा हुआ है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो रिजिडिटी की अगर बात करें, जो अभी हमने एक टर्म देखा रिजिडिटी, तो रिजिड कौन ज़्यादा होगा? अगर हम एक टर्म लिखें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी, तो रिजिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड की कि लिक्विड की, गैसियस की? रिजिडिटी का मतलब जिसको हम लोग कंप्रेस ना कर सके, जिसका शेप चेंज ना कर सकें, तो वो होगा सॉलिड की सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैस की। गैस की एक तरह से रिजिडिटी होगी ही नहीं। फ्लूइड दैट कैन फ्लो, फ्लूइडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं और सॉलिड जो होता है एक तरह से वो रिजिड सब्सटेंस होता है। तो इस तरह से हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने देख लिखे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक जो होता है सॉलिड, उसका वॉल्यूम फिक्स और शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा, और गैस में ना वॉल्यूम फिक्स होगा ना ही शेप फिक्स होगा। रिजिडिटी में अगर बात करें तो सॉलिड जो होता है काफ़ी रिजिड होता है, जबकि लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड में, उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा गैसियस में।
डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैसियस की। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में एक तरह से पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, लिक्विड में थोड़ा बहुत पॉसिबल है और गैस में हाईली पॉसिबल होता है कि उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने एग्जांपल भी देखा। अगर इसका डायग्राम बनाए तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये फिक्स शेप का तीनों का हमने डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं और काफ़ी करीब करीब होते हैं। ये सॉलिड में ऐसे कुछ होते हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये लिक्विड्स में, और गैस में पार्टिकल्स ऐसे होते हैं बस बहुत कम। तो ये एक तरह से उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे उसके पार्टिकल्स होते हैं एक कंटेनर में। तो हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा सॉलिड में, तो जब फिक्स शेप में सबसे ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी डिफिनिट वॉल्यूम में कितने ज़्यादा उसके पार्टिकल्स हैं वही उसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है। फिर फ्लूइडिटी को हमने देखा, रिजिडिटी देखा, कंप्रेसिबिलिटी देखा, इंटरमोलिकुलर स्पेस हम देख चुके, काइनेटिक एनर्जी देख चुके, और सभी चीज़ों को देखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर कोई मैटर गिवन है तो वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गिवन अगर कोई मैटर है तो आप कैसे बताएंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, किन चीज़ों पे बेसिस पे वो अलग होते हैं। तो जो मेन 3 टर्म है वो ये हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों के बेसिस पे हम लोग मैटर को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। तो आप इसको पॉज करके अगर एक लिख लें तो एक अच्छा सा आपके पास फ्लो चार्ट बना रहेगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। चूँकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यही है कि इधर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहेगा, उसके बारे में इधर लिखेंगे। या फिर ये कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मैटर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उनको डिफरेंशिएट करिए। तो इसको आप जब लिखे रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टर्म पे शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि डिफ्यूजन है क्या और इसके बेस्ड क्वेश्चन। तो डिफ्यूजन होता क्या है? सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन होता है वो किससे बनकर बना है? डिफ्यूज मतलब किसी में जाकर मिल जाना। ठीक है, जैसे अभी हम शुगर का सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं? तो वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर विथ अनदर पार्टिकल्स। जब एक तरह के मैटर का पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स के बीच में जाकर स्प्रेड हो जाएं, यानी पूरे फैल जाएं या फिर उसी में मिक्स हो जाएं, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर विथ अनदर मैटर। एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो जाना ही, स्प्रेड हो जाना ही, मिक्स हो जाना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो अब जब डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है और गैसियस में होता है। तो जो डिफ्यूजन होता है वो मेनली जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मोशन कैसा है उस स्टेट का, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो जैसे अभी हमने इसको इरेज नहीं किया था इसीलिए कि जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, यानी इसके पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो बहुत कम होगा। लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। तो जिसकी वजह से इनमें जो डिफ्यूजन होगा तीनों टाइप से मैटर के, वो तीनों में अलग अलग होगा। कैसे? अगर सपोज करिए डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, एक केस अगर हम देखें सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन। आप कहेंगे कि सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज कैसे करेगा?
तो हमने एग्जाम्पल अगर देखा था पहले, जब ब्लैक बोर्ड यूज हुआ करता था तो जब चाक से उस पर लिखा जाता है तो तुरंत अगर इरेज करते हैं तो इरेज हो जाएगा, लेकिन अगर उसको छोड़ दें कुछ देर के लिए तो देखेंगे इरेज करेंगे तब भी वो कुछ देर उस पर स्पॉट उसके बने रहते हैं, यानी जो वुड होता है लकड़ी उसके बीच में जो दरारें होती हैं उसमें चाक जो होता है जाकर डिफ्यूज हो जाता है, यानी प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है लेकिन डिफ्यूजन उसमें भी होता है। तो डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड इज आल्सो पॉसिबल बट इट इज़ वेरी वेरी स्लो, लेकिन ये क्या है, बहुत धीरा होता है, धीमा होता है। क्यों धीमा होता है? ड्यू टू वेरी लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए उसमें डिफ्यूजन जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। Just remember one term only, the rate of diffusion depends only on the motion of the particles. Particles का मोशन कितना तेजी से हो रहा है, that is kinetic energy. Kinetic energy जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम पहला एग्जांपल देखे थे सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा जो है सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, यानी शुगर को वाटर में और उसमें डालकर छोड़ दें, तो हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब स्टीयर करते हैं हम लोग तो जल्दी डिजॉल्व होता है, लेकिन छोड़ देंगे तो भी डिजॉल्व होगा लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, तो वो डिफ्यूजन उसमें भी पॉसिबल होता है। लेकिन जो नेक्स्ट है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, तीसरा एग्जांपल अगर हम लें लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को ही लिक्विड में मिला दें, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि वाटर और मिल्क दोनों को एक साथ मिला दें तो डिफ्यूजन धीमा होगा कि काफ़ी तेज होगा। पानी में या दूध में पानी या पानी में दूध मिलाएं तो जल्दी से मिल जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा? देखने को मिलता है कि अरे अब धीरे धीरे मिल रहा है, नहीं ना, वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है डिफ्यूजन। तो इसमें डिफ्यूजन जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है क्योंकि इनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज़्यादा होता है और इनका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होता है। तीसरा हो गया ये। चौथा, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, जब लिक्विड्स को मिलाया जाए गैस में, जैसे कि या फिर गैस को मिलाया जाए लिक्विड में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास किया जाता है या फिर सोडा बनाने में, तो वहाँ पे भी ये डिफ्यूजन रेट होता है और थोड़ा सा ज़्यादा होता है इससे। और लास्ट वन जो है, लास्ट केस जो बनता है गैस इन गैस। गैस को जब गैस में मिलाया जाए तब, जैसे कि रूम में स्प्रे छोड़ दिया एक कॉर्नर पे तो पूरे रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह का गैसेस एटमॉस्फेयर ही है, तो उसमें काफ़ी तेज़ी से वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी तेज़ी होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत हाई होती है, तो इस केस में बहुत तेज़ी से डिफ्यूजन होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कई बार पूछता है कि जब रूम के एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक जलाई जाती है तो दूसरे रूम में काफ़ी तेज़ी से वो फैल जाती है, ऐसा क्यों? अगर एक कॉर्नर पे इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाई जाती है तो पूरे रूम में काफ़ी तेज़ी से वो फैल जाता है, क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस की, जो इंसेंस स्टिक जलती है तो धुआं निकलता है स्मोक, और स्मोक कैसा होता है, गैसेस स्टेट होता है, और गैसेस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी गैस इन गैस होता है वो कंडीशन, और इसमें डिफ्यूजन रेट काफ़ी तेज़ी से होता है जिसकी वजह से पूरे रूम में जल्दी से स्प्रेड हो जाता है और महकने लगता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो खाना बन रहा है दूसरे पड़ोसी के घर में तो उसकी स्मेल हमारे तक बहुत तेज़ी से पहुंच आती है। अगर वो ठंडी है तब बहुत धीमा होता है, लेकिन अगर गर्म है तो और तेज़ होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है कि दूसरे के घर में खाना बन रहा है तो यहाँ पे स्मेल काफ़ी तेज़ी से आती है, क्योंकि वो गैसियस स्मेल होगी और जो गैस होता है उसका डिफ्यूजन काफ़ी तेज़ी से होता है, इसलिए वो जल्दी से ट्रैवल करके हमारे घरों तक आ जाती है। जो दूसरा क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा अलग कि वो ठंडा अगर हो गया है खाना तो उतना स्मेल नहीं आता है, लेकिन अगर गर्म है बन रहा है तब स्मेल ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों? तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन और भी ज़्यादा होगा। यानी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर और डिफ्यूजन। जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर, यानी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन।
तो इसलिए गर्म खाने का स्मेल हमारे कानों तक जल्दी आ जाता है, जिससे हम लोग उसको जल्दी स्मेल कर पाते हैं, जबकि अगर ठंडा भोजन है तो इसका स्मेल हमें नहीं मिलता है जल्दी। तो ये डिफ्यूजन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस पार्ट को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है, और क्लासिफिकेशन देखें हम मैटर का, सॉलिड स्टेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड स्टेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और गैस स्टेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्जांपल्स भी देखे हमने। फिर हमने डिफ्यूजन देखा कि डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, और किस में तेजी से होता है तो क्यों होता है। इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन जैसे इंसेंस स्टिक का, खाने का, ठंडे खाने का और गर्म खाने का, ये सभी क्वेश्चन को हमने देखा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जब भी अगर आपके पास कुछ सजेशन है, कुछ एडवाइस है तो कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।